हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। मैं हूं प्राची सामर और ये पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद वीसीडी, ब्रॉट टू यू बाय अर्थ स्किन एंड फिटनेस। आज हमारे बीच है सुमित लखारी, जो कि फाउंडर है सदा के और सुमित एकेडमी ऑफ डांस एंड आर्ट्स के, जिनकी वजह से इतने लोगों ने आज डांस को अपना पैशन माना है और उन्होंने इतने लोगों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है डांस का। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने उनका ज़ीरो कहाँ से शुरू करा। एंड आज हम हैं हमारे और सबके उदयपुर वालों के सबके सदा विद सुमित जी लखारी के साथ। हेलो भैया। थैंक यू। हाय, कैसे हैं आप? ऑसम। सो क्या है ये सदा? व्हाट इज सदा फॉर यू? इसका फुल फॉर्म क्या है और आपने क्या चीज से सदा शुरू करा? सदा का जो फुल फॉर्म है प्राची, वो है बेसिकली सदा मीन्स SADA। तो 2009 में जब मैं नाम रख रहा था मेरी एकेडमी का, तब काफ़ी डिस्कशन चल रहा था मेरे कुछ टीम के साथ में मेरा कि यार मतलब डांस मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा, मुझे हमेशा डांस में रहना है, तो हमेशा हमेशा। और फिर सदा नाम उससे रिलेट हुआ और फिर जब हमने उसको ऑन पेपर लिखा तो SADA आया, तो सुमित एकेडमी ऑफ डांस। तो आपने काम कब से करना शुरू करा और सुमित क्या है? सुमित क्या है ये तो आप लोग डिसाइड करना, बट हाँ मैंने काम करना शुरू किया था जब मैं 9 साल का था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी, मैं एक चाय के ठेले पे कप धोता था। और फिर उसके बाद मैंने मल्टीपल जॉब्स करी है, लाइक किराने की दुकान पे काम करना और घरों में झाड़ू पर पोछे लगाना और उसके अलावा अखबार बांटना और बहुत सारी मेरे काम रहे, कलर करना, है ना, बिल्कुल एक लेबर क्लास काम जिसको बोलते हैं, वो मैंने किया है मेरी लाइफ में। बट इन 2007-06 जब मैं यहाँ पर आ गया था, उदयपुर आ गया था, मैं पहले उदयपुर रहता था, फिर कुछ 6 साल के लिए मैं बांसवाड़ा चला गया था। मेरे पापा मम्मी मुझे वहाँ ले गए थे, फिर वहाँ से वापस वाइंड अप करके हम लोग यहाँ पर जब आए, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा काम ढूंढता रहता था। तो मैंने पानी की कैंपर वाली जॉब करी है, यहाँ पे बिल्डिंग में पानी के कैंपर पहुँचाना, और बापू बाजार के लगभग सभी शोरूम्स पे मैंने पोछे लगाए हुए। और मुझे पर शोरूम, मुझे आज भी याद है, 250 रुपीज़ मिला करते थे। और फिर उसके बाद मैं अखबार बांटा करता था, रोज डेली मैं करीबन 35 किलोमीटर साइकिल चलाता था और 185 अखबार की कॉपीज़ होती थी, जो मैं गोरा गणेश जी और इस वाले पूरे एरिया में, यूनिवर्सिटी रोड और इधर डिस्ट्रीब्यूट करता था। 650 से 600 रुपये मुझे कुछ मिलते थे वहाँ से। फिर वहाँ से 4 बजे उठने के बाद, अखबार बांटने के बाद 9 बजे मैं जॉब पे जाता था कलड़वा से एक फैक्ट्री के अंदर। वहाँ पे आप वेलदार अगर समझते हो तो, जो मजदूर होता, पत्थर तोड़ता, बेसिकली मैं वो था। और शाम को 5 बजे बाद में वहाँ से फ्री होता था, 5:30 बजे। फिर मैं घर आता था अराउंड 6:30 के बाद में जाता था डांस सीखने के लिए यूनिवर्सिटी रोड पैदल और फ्रॉम प्रताप नगर। और फिर उसके बाद में रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से फ्री होता था डांस एकेडमी से, और फिर मैं जाता था मेरे घर। और 200 रुपये में मैं शादियों में डांस करता था लोगों के यहाँ पे। एक प्लेट खाने के लिए मैंने लोगों की शादियों में डांस किया है और बहुत सारे काम किए। और लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, रियल स्ट्रगल और देखा। बट सच बताऊं तो जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि इसको स्ट्रगल बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं इस सबको खेल समझ रहा था। मैं एक्चुअली जो मेरे साथ हर्डल्स आ रहे थे उन सबको मैं अपनी लाइफ मान चुका था बेसिकली। तो मुझे ये सब गेम लगता था और मैं बहुत फन के साथ करता था। और आजकल मैं कई बार लोगों को जब देखता हूँ कि बहुत छोटी चीज़ों में भी लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, तो मुझे मेरे पुराने दिन रिकॉल होते हैं कि मैं उस समय क्यों ऐसा मजे कर रहा था। यार ये अगर इतनी सी चीज़ में टेंशन ले रहा है तो मेरे साथ तो इतना सब कुछ हुआ, तब भी मैंने कभी टेंशन नहीं लिया। फिर जब मैं फैक्ट्री में जॉब करता था तो मैं वहाँ से बेसिकली, है ना, बिल्डिंग थी बहुत बड़ी और मैं वहाँ से पानी की तरह ही कर रहे थे, मतलब पानी पिलाना होता है दीवारों को, तो वो मेरा काम था बेसिकली वहाँ पे। तो वो करते करते मैं 2 मंजिल से उल्टा गिर गया था और मेरी बैकबोन में क्रैक आ गया था। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला
तो उस समय क्या है, मेरे पापा ने ना मतलब घर पे ऐसे टीवी लगा दी और उस समय कोई मिल गया वाला मूवी आई थी ऋतिक रोशन सर की। तो वो डांस जब मैंने देखा तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मतलब इन 16 डेज के बेड रेस्ट के टाइम पर, कि मैं उठ के और मैंने सोचा कि मैं डांस करूँगा। और फिर मैं डांस क्लास सर्च करने लग गया और फिर उसके बाद मेरी सीखने की जर्नी थोड़ी सी चालू हुई और फिर मैं आगे से आगे काम करने लग गया। फिर जब सीखने लगा तो सिखाने वाले कुछ वैसे नहीं थे, पता नहीं, या मेरे अंदर आग ज़्यादा थी कि मुझे कुछ नया और अच्छा करना है, बड़ा करना है, मुझे करियर बनाना है इसमें। मैं बहुत फोकस्ड हो गया था, पता नहीं क्यों। तो मैंने बहुत ढूंढा कि मैं कहाँ जाके सीखूं जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं मेरी लाइफ में, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैंने खुद ही एक चीज़ सोच ली थी, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के सीखने लग गया और उसके बाद फिर मैंने खुद की ओन अकेडमी स्टार्ट करी और बस उसके बाद जर्नी चलती गई। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल रहा है आपका, मतलब एक होता है आप 9 साल क्या बता रहे हैं, मतलब 9 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता है कि दूसरे मिनट क्या करना है उसको, और आपने इतना बड़ा स्ट्रगल है। पर आप बता रहे थे कि उस 24 आवर्स में भी आप कुछ टाइम निकाल के डांस सीखने जाया करते थे, तो वो कहाँ से आया, वो ज़ील कहाँ से आया आपको कि नहीं डांस तो कहीं बस पता नहीं यार, एक क्रेजीनेस सी हो गई थी दिमाग में कि बस सीखना है, कुछ करना है। डांस करने में मजा आने लग गया, गाने सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता था, ऐसा लगता था मैं मतलब ऐसा ऑफ बोलूं तो मतलब ऐसा लगता था कोई नशा कर लिया हो जैसे, और एकदम डांस दुनिया सी लगने लग गई थी कि बस इस मजा, सारा स्ट्रेस भूल जाता था मैं। मेरे पास कितना भी दिक्कत होता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मेरे को कभी भी दिमाग में नहीं आता। जैसे मेरे एक थॉट है, मैंने जो लिखा हुआ है कि आप लाइफ में कितनी भी टेंशन में होगे, डांस की स्टेप आपके दिमाग में घूम जाएगी, लेकिन जब आप डांस कर रहे होगे ना आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी है और ये मैंने महसूस करी है रियलिटी में। और मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतना क्रेजी हो जाऊंगा डांस को लेके। और 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए कि एक तो घर पे खाना ले जाना बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब जब मैं जॉब कर रहा था, मैं 9 साल की उम्र में, कोई लड़का अगर पढ़ाई छोड़ के जॉब करने जा रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, उसके घर पे खाना। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और उसके बाद रीज़न भी चाहिए। तो बस मेरा मोटिव वही था। और डांस में मुझे ना पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे मज़ा ज़रूर आ रहा था। फिर पता नहीं धीरे धीरे रास्ते बनते गए और मैं घर में जाके डांस सिखाने लगा लोगों को, और फिर उसके बाद जर्नी चालू हो गई और मेरे पास बहुत धीरे धीरे पैसा आने लग गया और फिर सब सेट हो गया। तो मतलब आप जैसे बता रहे कि एक रोटी कमाना आपके लिए 9 साल के बच्चे के लिए, तो आप कुछ चीजें मिस करते हो अपनी चाइल्डहुड की? हाँ, तो मेरे अंदर का बचपना आज तक नहीं गया है। लोगों का बचपना खत्म हो जाता है, मेरे अंदर का बचपना आज तक नहीं गया है और मैं बहुत मिस करता हूँ। मैंने बचपन नहीं देखा, मैंने कॉलेज लाइफ नहीं देखी है। तो मैं कभी कभार बैठता हूँ तो ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो मैं कहता काश मैं भी कैंटीन में बैठ के टपरी मार रहा होता ऐसे बैठ के, और पर मैं ऐसा कभी कुछ कर नहीं पाया। लेकिन हाँ, मैं मेरे काम को इतना जॉयफुल बना देता हूँ, मेरी प्रेजेंस या फिर मैं जहाँ भी बैठा होता हूँ मैं इतना वो माहौल बना देता हूँ कि लगता नहीं है कि ये बचपना गया है। I agree on that। हाँ, एक वाइब, एक ऑरा जो आपने तब नहीं जिया वो आप अभी तक क्रिएट कर रहे हैं लोगों के दिमाग पर। और एक वो रहता है कि किसी से भी जब मैं बहुत वार्म हूँ कि मैं कभी भी किसी से मिलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है मैं उसके अंदर डाल दूँ और उसके अंदर की जितनी पॉजिटिव एनर्जी वो मेरे अंदर ले लूँ। और बस ये मेरा मकसद रहता है। और रोज़ दिन भर मुझे खुशी बांटना बहुत पसंद है और मैं बेफिजूल हंसाता रहता हूँ, लोगों को मज़े करता रहता हूँ, बस ऐसे। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप घर डांस सिखाना चाहते थे, वहाँ से आपको एक स्टेप फॉरवर्ड कैसे मिला डांस में? आपको कैसे लगा कि आप इसी को एज अ करियर ले सकते हैं? क्योंकि आप पैशनेट तो थे, हाँ। लेकिन उस पैशन को आपने जब प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहा, हाँ। तो और क्या डिफिकल्टीज आई और कहाँ आपको बहुत वार्मथ और नहीं होता है अप्रिसिएशन मिला फैमिली से, लोगों से, स्टूडेंट से? तो वो उसके बारे में बताओ थोड़ा। अब जैसे मैंने जब घर जाके डांस सिखाना चालू किया था तो मेरे लिए ऐसा हो गया था कि देखो बच्चा था मैं उस समय, बहुत
तो लालच टाइप्स, कुछ भी छोटी सी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ मिल जाती थी तो बहुत लालच क्रिएट हो जाती थी। जैसे मैं एक होम ट्यूशन लेने जाता था जिसमें 4 बच्चों को मैं घर में जाके सिख कॉलोनी के अंदर डांस सिखा रहा था, तो वहाँ पर मुझे 1 घंटे में सिखाने के 1200 रुपये मिलते थे। तो 1200 रुपये मिलते थे, तो वो 1200 देख के मैं क्रेजी हो गया। मैंने कहा 1 घंटे में अगर मुझे सिखाने में 1200 रुपये मिल रहा है, तो अगर मैं दिन में 10 घंटे सिखाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे। तो ये थॉट प्रोसेस मेरा डेवलप हो गया था, बट ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ में। मैंने 4000 में फैक्ट्री में जॉब करता था, वहाँ से जॉब छोड़ के मैंने डांस अकेडमी, ये डांस घर घर जाके सिखाना चालू किया बच्चों को। फिर उसके बाद है ना, जैसे एक जने के पास सिखा रहा हूँ तो वो दूसरे को रिकमेंड कर रहा है, फिर ऐसे करते करते मैंने अपने आप। और दूसरा सबसे बड़ा जो मेरा था कि मैं मेरी जो भी बोलो सक्सेस बोलो या फिर जो भी मैंने हासिल किया अभी तक, उसका सबसे बड़ा राज मैं जो मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि मैंने टेक्निकली अपने आप को बहुत हमेशा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी है, और आज भी करता हूँ। आज भी मैं पढ़ता हूँ सब चीज़ें डांस के बारे में, थ्योरी में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय भी जब सीखने गया था, तब मैं किसी से जब कोई सवाल पूछता था डांस को लेके या कोई भी बात करता था, मुझे कभी भी क्लियर आंसर नहीं मिलता था। तो मैंने खुद से वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी, सिखाते वक्त ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, फिर वही मैंने अपने स्टूडेंट्स में सर्व किया, जिस वजह से मेरे हाथ से सीखे हुए कई सारे बच्चे रियलिटी शोज में गए और नाम कमा पाए। बिकॉज मैंने कभी किसी के पास सीखा नहीं डांस, और मेरा ऐसा था कि मैं कम से कम जो मैं किसी को सिखाऊं तो वो ऐसा ना बोले कि यार इसे कुछ नहीं आता। तो वो मेरा मेन फोकस रहा। फिर उसके बाद और एक और मेरा जो सबसे, मैं हर डांसर को बोलता हूँ, इवन हर पर्सन को बोलता हूँ कि आप टेक्निकली इतने स्ट्रांग हो जाओ कि जब आप टेक्निकली आप स्ट्रांग हो जाते हो ना, तो आप फाइनेंशियली आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हो, लोग आपके मुरीद हो जाते हैं, है ना। जब आप टेक्निकली आप किसी चीज़ के बारे में जानने लग जाते हो, आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होने लग जाता है, तो बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े लोग सिर्फ हमेशा आपको ही हायर करेंगे उस चीज़ के लिए। फिर आप मुंह बोला पैसा लो उनसे, जितनी आपकी ताकत है। तो आप जहाँ से एक जो आप सोलो इंडिविजुअल टीचर से आपने जब इतनी बड़ी टीम क्रिएट करी, आप उन लोगों में क्या पैशन, क्या ज़ील ढूंढते थे कि जो आपकी वाइब से मैच कर पाए और स्टूडेंट्स आपके पास आ सके डांस के लिए? क्या ज़ील आप एक क्या ज़ील है जो आप एक टीचर में ढूंढते हो जो आपकी एकेडमी को उस नाम, उस पोजीशन पे टिका पाए? राइट। तो सबसे पहले तो एकेडमी इतने ह्यूज लेवल पे फैलाने का प्लान नहीं था। पहले तो इतना था कि बस डांस करना है, फोकस्ड ही इतना था। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ही बुरा, बहुत ही बेकार सा बिजनेसमैन था। मुझे बिजनेस का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। मुझे पैसा कमाना, सेव करना कुछ भी नहीं आता था। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं डांस तो कर लेता था, मुझे मेरी वैल्यू ही नहीं पता चलती थी कई बार कि मुझे कितना पैसा अर्न करना चाहिए, या जिसे आजकल की जनरेशन को सब कुछ पता होता है। मैं आजकल देखता हूँ तो जब 19-20 साल 18 साल के लड़कों के हाथ में फ़ोन देखता हूँ, या उन लोगों को काम करते हुए देखता हूँ, या उनकी डिमांड्स जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार इस चीज़ में मैं तो डिमांड ही नहीं कर रहा था। बेसिकली मैं भूला था उस समय। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सिर्फ आर्ट आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लाइफ में सरवाइव करना है, आपको घर बनाना है, आपको कुछ लाइफ में चाहिए, आपकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करनी है, तो आपको पैसा चाहिए। और एक आर्टिस्ट के लिए पैसा बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वहीं पे आर्टिस्ट फीका पड़ जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे बिजनेस की पढ़ाई चालू कर दी। यूट्यूब पे जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, और या फिर जितने भी बड़े बड़े बिजनेस बिग शॉट्स हैं, जिन्होंने कैसे अपने स्क्रैच से अपना बिजनेस स्टार्टअप करके वहाँ तक लेके गए, उनकी दी हुई थ्योरीज और उनकी बहुत सारी चीज़ें, मैंने ऐसी कई सारी मूवीज़ वगैरह भी मैंने देखी। तो मैं उन चीज़ों से इंस्पायर हुआ। मुझे कैलकुलेशन का मीनिंग समझ में आया उस दिन कि कैसे होती है ये सब चीज़ें, कैसे आप अपनी वैल्यू करो, कैसे आप अपने जो आज आप स्पेंड कर रहे हो आप किसी काम के अंदर, तो कैसे आप उनसे पैसा कमा सकते हो, कैसे आपको पर मंथ सेव करना चाहिए पैसा, कहाँ सेव करना चाहिए पैसा, आपको क्या सबसे पहले बनाना चाहिए, आपको क्या पहले नहीं बनाना चाहिए, और आपको क्या होता है ना, ये जो ज़रूरत होती है ना, ये कुछ भी नहीं होती है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ये आधे से ज़्यादा शौक हैं जो एक दूसरे को देख के पनपते हैं हमारे अंदर, है ना। तो ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी अपने अंदर से ख़त्म कर दी,
जैसे क्या होता है ना, मेरा दोस्त बाइक ले आया तो मैं भी सोचता हूँ मैं भी बाइक लेके आ जाऊँ, मेरा दोस्त फॉर्च्यूनर ले आया तो मैं भी सोचता हूँ फॉर्च्यूनर ले आया, या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज या फोन या कुछ भी। अब ये चीज आपको ब्रेक डाउन करने आनी चाहिए आपके माइंड के अंदर कि भाई वो उसकी जरूरत हो या ना हो, वो लाया है, क्या ये मेरी जरूरत है? अगर मेरी जरूरत है तो मैं इसे खरीदूं, वरना मैं इसे ना खरीदूं। तो इस वजह से मैं कम एज में, मुझे याद होगा कि मैं 18 साल का था, तब शायद मेरी इनकम थी अराउंड 800 1200 या ऐसे कुछ रुपए थी। और जब मैं 21 साल का था तब मेरी इनकम थी 1 से 1.5 लाख। ठीक है, तो वो जो 3 साल का डिफरेंस है ना, उस 3 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसे पैसा सेव करते हैं, कैसे आपको फ्यूचर का सेट करना है ना। देखते देखते हम छोटे से बड़े हो जाते हैं और लोग समझ भी नहीं पाते हैं, फिर बाद में ये ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सॉर्ट ऑफ। तो मैंने बिजनेस की बहुत पढ़ाई करी और फिर मैंने अपनी एकेडमी जो थी, मतलब वहाँ पर ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके अंदर मैं सबसे पहले एक ही चीज़ देखता था और आज भी वही देखता हूँ कि वो डांस से कितना प्यार करते हैं, मतलब उनके लिए एक्चुअल में डांस कितना मीन करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इम्प्रेस करने के लिए डांस करते हैं, कुछ लोग होता है जो अर्न करने के लिए कर रहे होते हैं कि भाई ये कर रहा है 2 घंटे जाके डांस करके आ जाऊंगा, पैसे मिल जाएंगे। कुछ का ये था, इनफैक्ट इनिशियली तो मेरा भी यही था, बट हाँ समय के साथ मुझे इससे प्यार हो गया और फिर मैं फुली फोकस्ड हो गया और फिर मैंने इसको अपनी दुनिया बना लिया कि। और फिर उसके बाद मेरा एक टारगेट हो गया कि यार सुमित, एक बात सोच कि जब ये बच्चे यहाँ पर हैं, ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी ऐसी जगह होगी जहाँ पे टेक्निकल लोगों को डांस नहीं मिल रहा है, वगैरह नहीं मिल रहा है। तब मैंने 100 अकेडमीज का वो प्लान बनाया था कि मैं 100 ब्रांचेस खोलूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड। और उसके अलावा मैंने 7 ब्रांचेस 2 साल के अंदर मैंने 7 ब्रांचेस लगा दी थी। इन 2015 टू 2018 मिड तक मैंने 2 से 2.5 साल के अंदर अहमदाबाद और राजस्थान मिला के मैंने करीबन 7 अकेडमीज लगा दी थी। फिर कोविड आया, फिर मैं वापस 0 से 0 पे आ गया, मतलब 2 ब्रांचेस पे आ गया। अब मैं वापस फिर खड़ा हूँगा। तो अभी तक की आपकी लाइफ की सबसे स्टार मार्क मेमोरी क्या रही है आपकी डांस में, आपके एंटरटेनमेंट में? जहाँ तक मुझे याद है शायद ऋतिक रोशन जो कि आपकी लाइफ के मेंटर है, उनसे मिलना आपका सबसे बड़ा ड्रीम है, तो बताएं उसके बारे में थोड़ा। लाइफ में सबसे बड़ा आपका, वो कहते हैं ना, आपको भगवान मिल जाना, वो वाला मोमेंट था मेरे लिए। और जब सबसे बड़ी बात तब होती है जब आप लाइफ में कोई चीज़ अपने दिल से सोचो। बहुत साल पहले ऐसे ही जब मैंने 2009 में मेरी एकेडमी स्टार्ट करी थी, तब ऋतिक रोशन सर का एक स्केच था, वो मेरे एक दोस्त है राहुल माली, उसने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि उसे पता है कि मैं ऋतिक रोशन का, वो और मैं दोनों बहुत डाई हार्ड फैन है। तो उसने मुझे गिफ्ट किया था और मैंने उसको ऐसे ही कंधे पे हाथ रख के मैंने उससे बोला था, मैंने कहा एक दिन ना, मतलब वो फैन मूवी वाला सीन था शाहरुख खान वाला, कि एक दिन ना ऐसा मौका भगवान मुझे दे। हाथ जोड़ के बोलता था मैं उस तस्वीर के आगे कि एक दिन ऐसा मौका मुझे भगवान दे कि सर आपकी वजह से एक लेबर क्लास आदमी डांस कर पाया। और मैं शायद सोच भी नहीं सकता था कि 10वीं पास, आई एम 10th पास, ठीक है, तो एक 10वीं पास लड़के के लिए आप क्या सोचोगे कि इसको क्या होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, या फिर जिसके पास कोई सोर्स नहीं, जिसके पास कोई बैकअप नहीं, कोई लिंक नहीं इस बंदे का, और वहां से वो सब चीजें करना। तो मैं उनसे मतलब एक वो विश करता था कि है ना सर, एक बार मुझे लाइफ में एक ऐसा मौका मिलना चाहिए कि मैं आपको आके सिर्फ इतना कह सकूं कि मैं आपकी वजह से जो लाइफ आज मैं जी रहा हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से जी रहा हूँ, और ये लाइफ जो है ये सपने से कम नहीं है। और भगवान ने वो मुझे मौका दिया। ऋतिक रोशन सर आए और वो भी उदयपुर आए, और उसके बाद दुनिया भर के डांसर्स हैं, दुनिया भर के लोग हैं। दैनिक भास्कर टीम ने हमारा ही सिलेक्शन किया, मुझे ही आगे से बुलाया। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरा स्टेज पे जाने का कुछ था ही नहीं सी। मेरा तो था कि मुझे आज भी याद है, मेरे फ़ोन में वो वीडियो भी है कि ऋतिक सर स्टेज पे खड़े, मुझसे करीबन 8 या 10 फीट दूर है और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ और मेरे आंखों में आंसू हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरा हो गया, मतलब आज मेरी लाइफ सक्सेस हो गई, जो मुझे चाहिए था शायद वो सब कुछ मिल गया। तो ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो स्टेज पे मुझे अपना नाम लेके बुलाएंगे, सुमित कौन है सुमित, बुलाओ स्टेज पे। तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मैं आज भी कभी सोचता हूँ ना
तो ऐसा लगता है वो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। और उसके बाद एक बार ऋतिक सर लाइव भी आए थे, तो लवी और मैं दोनों ऑनलाइन थे, तो लवी ने उनको हाय करा, तो लवी को बोलते हाय लवी, हाय हाउ आर यू, कैसी हो तुम, मतलब उनको हम याद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस वो तो बहुत बड़ा मोमेंट था। और मैं सच बताऊं, मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी चीज़ को दिल से मांगा और वो मुझे हमेशा मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि एक वाइब है जो अगर आप प्योरिटी के साथ उस चीज़ तक आप जाना चाहते हो, वो आप तक आती है। तो आपकी सॉन्ग राइटिंग, मूवीज, रैपिंग, इसमें कैसे, मतलब आपने जिस तरीके से आपकी लाइफ जो अभी तक बताई है कि आप इतना काम करते हैं, आपको इस चीज़ के लिए टाइम भी कैसे मिलता है, और आपने कैसे इस चीज़ पे मतलब आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, या आपने स्विच करा कि नहीं मुझे ये चीज़ भी इंटरेस्ट करती है, उसके बारे में बताओ थोड़ा। ये चीज़ है ना, देखो करते करते आ गई, बट मैंने जब ये सब चीज़ें होने के बाद में जब मैंने ऑब्जर्व किया, या बाद में जाके जब मैं समझा इन सब चीज़ों को कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर पाया, या मैंने, तो एक चीज़ सिंपल सी है कि आपका जैसा ऑरा होता है ना, आप जैसे देखते हो चीज़ें, तो वो चीज़ें आपके अंदर वैसे डेवलप होती जाती है। तो लिखने की बात करूं तो मैं कुछ बहुत बड़े अच्छे शायर हैं उनको पढ़ने लग गया था। फिर उसके बाद मैं कुछ बुक्स हैं, कुछ नॉवेल्स हैं, वो चीज़ें पढ़ने लग गया था। फिर उसके बाद मैं बीच में रैप बहुत अच्छा चला था, तो मैं उन लोगों को सुनने लग गया। तो ऐसी चीज़ें जब मैं सुनने लगा तो मुझे ये पता चला कि जिस भी चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे थॉट्स लिखे हुए हैं, मेरे मोटिवेशनल थॉट्स, जो कई जगह कई सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर भी होते हैं। और उसके अलावा मैंने बस ऐसे जश्न एकता है, तो जैसे ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं ना देखने और सुनने लग गया था, जिस वजह से मैं ये करने लग गया। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम नहीं निकालना पड़ता है। अगर आपका किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो अंदर से वाइब आती है, आप उस चीज़ को करने लग जाते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे किसी की नई नई गर्लफ्रेंड बनती है, तो वो क्या करता है, वो फुल ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर दिखाता है ना। तो मैं सोचता हूँ कि आप अपने काम को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ सबसे पहले, और फिर उसके बाद देखना वो कभी आपको नुकसान नहीं देगी, वो आपको हमेशा पैसा देगी। ये ट्रू है। और मेरे लिए आज भी मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर धीरे धीरे आज भी मैं मेरी जो गलतियां हैं उनको सुधारने पे फोकस रहता हूँ, कि जिससे मेरी कुछ आदतें मैं भूलता बहुत ज़्यादा हूँ आजकल। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया मेरी चीज़ों को। मुझे अगले दिन कई बार ऐसा होता है, मुझे नेक्स्ट डे कितने शोज हैं मुझे पता ही नहीं होता उनकी डिटेल्स, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं एक रात पहले हर चीज़ को रिकॉल करता हूँ कि मुझे कल क्या करना है। तो इससे मेरा जब मैं रिकॉल कर लेता हूँ तो मेरा दिन बच जाता है, और कोई चीज़ मेरे से मिस नहीं होती कभी भी। आपका अभी तक का सबसे बेस्ट लिखा हुआ रैप प्लीज एक बताओ कुछ, जो आपका लॉन्च हुआ था, जो मैंने भी देखा था, बट आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज इट। तो आप बताओ कुछ, आप रैप करके बताओ। मैं रैप की जगह एक पोएट्री आपको सुनाता हूँ, रैप भी सुना दूंगा। एक बहुत टाइम पहले ही ये एक शो हुआ था अल्फाजों की थड़ी करके, उसमें एक पोएट्री सेशन था, तो वहाँ पे बहुत सारे कवि आने वाले थे। तो मैंने उस समय ये कविता बोली थी उस समय स्टेज पे, और वो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने इसमें लिखने की कोशिश करी है। कि मैं आपको एक एक लाइन समझाता हुआ भी चलूंगा कि क्या डीप है उसके पीछे का। पहले मैं सुना देता हूँ। पैदाइश पर माँ बेहाल, बाप खुशहाल है, परवरिश पर तेरी पैसा सवाल है, पक्की है छत या सर पे तरपाल है, सब माया जाल है, ये सब माया जाल है। तो पैदाइश पे माँ बेहाल और बाप खुशहाल है। तो हमने कई बार देखा होगा जब ऑपरेशन थिएटर में कोई बच्चा पैदा हो रहा हो तो माँ बहुत बुरी कदर से चिल्ला रही होती है, लेकिन बाप के हाथ में जब आप उसकी औलाद को लाके देते हो तो वो बहुत खुश होता है। तो पैदाइश पे माँ बेहाल है और बाप खुश हो रहा है, मतलब उसको इतना पेन है कि कहते हैं ना 22 हड्डियां टूटती, इतना दर्द होता है एक औरत को जब बच्चा पैदा होता है, और बाप खुश हो रहा है। मतलब ये कैसी खुशी है, एक के खून के आंसू आने की हालत में और एक जना खुश हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब माया जाल है ना। तो परवरिश पर तेरी पैसा सवाल है,
कि कोई गरीब है तो वो झोपड़पट्टी वाले स्कूल में जा रहा है, कोई अमीर है तो उसमें जा रहा है। तो आपकी किस्मत, जो लोग कहते हैं ना किस्मत कुछ नहीं होता, मैं बोलता हूं आपकी 10% मेहनत होती है और 90% आपकी किस्मत होती है। लोग भले सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, बट एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आज आप किस्मत की बात कोई डिनाई करता है कि किस्मत कुछ नहीं होता, जो कुछ होता मेहनत होती है, ऐसा नहीं होता है। सोचो आज अंबानी के घर में आप पैदा गए होते तो आपकी किस्मत है ना, वो हार्डवर्क तो है नहीं। हार्डवर्क क्या है वहां पे जो हो रहा है फिर वो है। तो किस्मत 90% होती है। बहुत लोग होते हैं बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन सामने कुछ 10% ही आ पाते हैं। आप उनसे जाके पूछो जिन्होंने लाइफ में ना सिर्फ फेलियर देखा है टिल स्टार्ट टू एंड, उन लोगों से उनके साथ कभी बैठो, आपको पता चलेगा लाइफ क्या होती है, किस्मत क्या होती है। क्योंकि मेहनत, दिमाग और सब चीजों में वो लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके पास फिर भी वो चीजें नहीं है जो किसी बेवकूफ के पास है। तो ये क्या है? ये किस्मत। तो पैदाइश में माँ बेहाल, बाप खुशहाल है, परवरिश पर तेरी पैसा सवाल है, पक्की है छत या सर पे तरपाल है, सब माया जाल है, ये सब माया जाल है। बड़ा होगा जब तू कितना कमाल है, मतलब कितने स्मार्ट हो तुम, सीधा है या फिर टेढ़ी तेरी चाल है। सीधा दैट मीन्स आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो या फिर आप उठाई गिरापना और गुंडागर्दी कर रहे हो। अब इसका भी रीजन है, पेट भरा है तेरा या घर में अकाल है। जिसके घर में अकाल है वो करेगा 10 तरह की हरकतें, जिसके नहीं है वो सब टाई लगा के जाएंगे ना पढ़ने, फ्यूचर बनाने। तो सब माया जाल है, ये सब माया जाल है। फिर मजहब को लेके मैंने लिखा था कि जो माया जाल चलता है मजहब को लेके, कि मजहब का रंग तेरा हरा या लाल है, अल्लाह है तेरा या जय महाकाल है, झुकेगा किसके आगे इस बात पर बवाल है, सब माया जाल है, ये सब माया जाल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी है मैंने। बहुत ही अमेजिंग लिखा, और शायद ये हर जने की लाइफ का एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है कुछ लाइंस में, जो कि आपने अपनी लाइफ को लेकर लिखा है। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैंने हमेशा वही लोगों को शेयर किया है, और मैं आज भी सीखने पे बिलीव करता हूँ। और सबसे मेन जो मैं कह रहा हूँ सभी को, मैं यही कहना चाहूंगा कि आर्ट होना अच्छी बात है, आर्टिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी आर्ट को बिजनेस देना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप उसी से एक आर्टिस्ट कंटिन्यूटी में बने रहते हो। वरना आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वो जॉब छोड़नी पड़ती है, आपको आर्ट से दूर जाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है पैसे के लिए। तो क्यों ना आप उसी में टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओ आपकी आर्ट के उस माध्यम से ही, तो आपके पास पैसा भी होगा और आप अपनी चीज से भी जुड़े हुए। एंड यू हैड वो आपका जो 10% मेहनत था वो आज आपका वही रंग लाया है। आप जो बता रहे थे एग्जैक्टली आपकी बहुत ही ज्यादा लंबी स्ट्रगल जर्नी रही है, कि हाउ डज इट फील नाउ, मतलब क्या चीज की और हंगर है अभी आपको? मैं आपको सच बताऊं तो मुझे मजा आता है, ठीक है, और मैं भूल जाता हूँ चीजें कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं सबको भी यही चीज सिखाता हूँ, बोलता हूँ मेरे से जो भी मिलता है, मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस में दिखता है, चाहे मेरे से बड़ी एज का है मेरे से छोटी एज का, जो भी स्ट्रेस दिखता है मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि लाइफ तुम्हें थपेड़े मारे उससे पहले तुम उसे मारो। मतलब इतने प्रिपेयर्ड रहो हमेशा लाइफ में वर्स्ट के लिए कि बेस्ट आपके हाथ में ऐसे जेब में लेके घूमो आप लोग, कि आप सोच लो कि इस मोमेंट पे हमारे साथ सबसे बुरा क्या होगा, ये होगा, चलो इसके लिए तो मैं तैयार हूँ। बहुत सिंपल सी बात है ना, कि किसी जगह पे क्या होगा, आग लगेगी, तो उसके लिए हमारे पास फायर ब्रिगेड खड़ी है, दैट्स इट। आग लगेगी, फायर ब्रिगेड आ जाएगी। अब ये सोच के कि आग लग जाएगी, ये सोच के हम वहां पे खड़े ही ना हो, ये गलत हो जाएगा। तो आप वर्स्ट के लिए लाइफ में इतना तैयार हो जाओ, वर्स्ट के लिए आपके, कि आपको बेस्ट को आप जेब में लेके घूमो। तो ये चीज है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लाइफ लेसन था वो, शायद हर जना हर एज का अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा चीज होती है जो आदमी के अंदर मैं महसूस करता हूँ, होता है डर। हर इंसान कुछ भी करने से पहले डरता है, सोचता है कि ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करूंगा तो... शायद वो डर इसलिए होता है कि जो एग्जिस्टिंग है वो ना चला जाए। हाँ, वो होने का। तो वो मेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए इतनी बड़ी रिस्क ले पाया। मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली है, क्योंकि डांस फील्ड में इतना पैसा कमाना इट्स वेरी टफ, और वो भी ऐसी सिटी के अंदर जहाँ पे इतना कोई तवज्जो नहीं दे आपको, तो बहुत ज़्यादा
मुश्किल था मेरे लिए, बट हाँ मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जब दो चीजें हैं, या तो आप आपके अंदर से आप इतना कर लो, अपने अपने अंदर है, और ये सब कुछ अपने अंदर है, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा है ना वो भी स्ट्रेस में ही है ना, वो भी स्ट्रेस में ही घूम रहा है, और जिसके पास नहीं है ना वो भी स्ट्रेस में घूम रहा है। और मैं दोनों को एक ही सलाह दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और जो मिडिल है वो भी ऐसे ही सोचता है, मैं तो मिडिल हूँ, ना तो नीचे हूँ, ना तो ऊपर हूँ। अरे ये तो बेस्ट है। तो जो है आपके अंदर चलता है, और जो कुछ आप होते हो वो आप अपने अंदर डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये हूँ। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं किसी चीज से नहीं डरता, और मेरे अंदर किसी चीज को लेके खौफ नहीं है। मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में हमेशा 24/7 ऐसे रेडी रहता हूँ। मेरे अंदर से मेरे सारे जितने भी सैनिक हैं मेरे अंदर के, वो तैयार रहते हैं ऑल द टाइम, हर सिचुएशन में। ये ताकत आपको कौन देता है? सुमित ही सुमित को ताकत दे रहा है? हाँ, सुमित ही सुमित को ताकत देता है, और मुझे हर वो इंसान ताकत देता है जो थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, और जो थोड़ा सा भी स्माइल कर रहा है। तो मुझे हर वो इंसान से ताकत मिलती है, और मैं लोगों को पता नहीं चलेगा, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपके अंदर की सारी पॉजिटिविटी आज मेरे अंदर भर लूंगा, है ना। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है, और मैं हर इंसान से सीखता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर इंसान से मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, मिलता हूँ, उसके अंदर की बातें जानने की कोशिश करता हूँ। क्या पता उसके पास ऐसा कोई ज्ञान हो जो मेरे पास नहीं है, तो मेरे को मिल जाए ऐसा। आपने बताया जैसे कि आप रैपिंग करते हैं, तो अभी तक का आपका जो बेस्ट रैप है, जो वो नहीं होता एक स्पॉन्टेनियस कुछ निकला है अपने मन का ही कुछ, जो हमने बस लिख डाला, वो हो जाए? और ये जो रैप वाली बात है, ये मेरे अंदर से मैंने बताया, जैसे मैं बहुत गुस्सा हो गया था उस दिन, तो मेरे अंदर की मैंने इस रैप का नाम भी ऐसा रखा, दहाड़ नाम रखा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ गया था, तो और फिर मैंने एक दिन बैठ के जो भी मेरे मन में था मैंने सब कुछ लिख दिया। तो मैं सुनाता हूँ आपको। बोल लो तुम बोल लो, पीठ पीछे जितना बोलना है, रोलर मेरा ही चलेगा, जितना भी डामर तुम्हें ढोलना है ढोल लो। बस एक बात समझ के, मैं लगा हूं 18 साल से, तुमने आज ही हाथ में लिए हैं कंचे बच्चे। जैसी हरकतें तुम बंद कर दो, सच्चे मन से अपने काम को कर दो, वरना मुझे मत कहना ये क्या हो गया, नसीब तुम्हारा कैसे सो गया। हम तो सारे जलते रह गए, ये तो फिर से आगे हो गया, आगे हो गया, आगे हो गया। हम तो सारे जलते रह गए, ये तो फिर से आगे हो गया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी आगे की स्टोरी सुनाई थी कि मतलब शुरू से आओ करता हूँ शुरू से शुरुआत, जब मेरी नहीं थी कोई औकात, ना रिश्ते ना लोग ना किसी का साथ, ना मेरे बाप की कोई बड़ी जायदाद, ना ज्यादा पड़ा लड़ खड़ा, जैसे चला खुद चला। जिस उम्र में तुम थे खेला करते, उस समय मिला मुझे रोल बड़ा। पहली सैलरी 400 रुपए थी, खाने के लिए मैंने चोरी करी थी। दोनों बहनें और माँ भी खड़ी थी, सामने उनके मुझे मार पड़ी थी। मार के बाद डर सा गया, अंदर ही अपने मर सा गया। जिस डंडे से मुझको मारा गया वो मेरे ही सामने बेहाल पड़ा। पढ़ना तो था पर पढ़ ना सका, फीस मेरी कोई भर ना सका। प्रिंसिपल और मेरा राड़ा बड़ा, रोज क्लास के बाहर खड़ा। सोचा दोनों बहनें पढ़ लिख लेगी, अपनी तो किस्मत यूं ही चलेगी। उनको पढ़ाया, खुद दौड़ाया, काम करके घर को चलाया। पत्थर भी तोड़े, अखबार भी बांटे, जितने भी काम थे सब कर डाले। ऊपर वाले की भी गजब माया, उल्टा गिरा और डांस में आया। नाचता आया 2009 में, डांस में आया। फिर आया डांस की बात, जब मैं 2009 में आ गया था। डांस शुरू, ना कोई गुरु, समझ ना पा रहा था कैसे करूं। फिर मिले अपने को असली गुरु, शादी में बुलाए, बोले हो जा शुरू। मैं भी शुरू हुआ, थोड़ा सा ग्रो हुआ, पर दीना कभी किसी को बदुआ। जिन्होंने भी मुझको मस्का लगाया, डांस का मुझको चस्का लगाया। माँ की कसम ऐसे लोगों ने मुझको जीने का असली मकसद बताया। हार न मानी, कुछ करने की ठानी, झीलों की नगरी हुई अपनी दीवानी। 300 रुपए में घर घर जाके मैंने सिखाया शीला की जवानी। फिर आया 2012, किस्मत ने मारा पलटा दोबारा। भाई बना के मुझको किसी ने दिया मुंह पर तमाचा करारा। ज्ञान भले ही कम था, कला में मेरी दम था। 3.5 साल पे मतलब मराई, बस इसी बात का गम था। 2015 में आजाद हुआ, समझ गया बिजनेस का जुआ। वैसे तो सब कुछ भूल गया, पर कुछ बातें दिल में कर गई कुआ। जैसे कि औकात क्या है तेरी, 10वीं के बाद मार्कशीट कहाँ है तेरी। ब्रांड है हम, तू क्या करेगा, सड़क से आए ना सड़क पे मरेगा। जब ये सुना बहुत बुरा लगा,
कुछ ना कहा बस हंसता रहा, दुनिया बड़ी मेरी टेंशन में थी पर दिल और दिमाग मेरा नाचता रहा। जीरो से करते हैं लोग शुरू, मैंने शुरू किया माइनस से। 2015 में मैं 40 लाख रुपए लॉस में था। तो जीरो से करते हैं लोग शुरू, मैंने शुरू किया माइनस से। पैसा 1 रुपया जेब में न था, लोन लिया मैंने फाइनेंस से। बनाया खुद का प्लान बड़ा, फिर से किया एम्पायर खड़ा। डांस मेरा ब्रांड सदा, जहां खड़ा शो ग्रैंड मेरा। इस बीच लोग भी बहुत से आए, बोले भैया आपके बनेंगे साए। कुछ आलस कुछ लालच मन में बसाए, फिर बोले गुरुजी चलता हूँ बाय। रघुकुल रीत सदा चली आए, जो गुरु को छोड़े वो कहाँ बन पाए क्या घंटा। और भी है आगे बट हाँ ठीक है। हाँ, सबको मेरा ये पैगाम, मैं खुद लेता हूँ खुद का एग्जाम। मेरे बारे में न सोच के हो परेशान, कहीं तो सीखा होगा ये सिंपल सा ज्ञान। फिर है कि आइंदा से फोकट बातें नहीं करने का, जब नहीं जानते हो ना तो नहीं बोलने का। जिस दिन मैं बोलने पे आया उस दिन रोना आ जाएगा। और ये लास्ट लाइन तेरे लिए है, तू सुनते जा उसके लिए, ठीक है। तू अच्छाई और बुराई के बीच एक आड़ है, सब फूलों के बीच तू एक झाड़ है। तू है रेत का टीला, सुमित एक पहाड़ है। मेरी बात को सिर्फ बात ना समझना, ये एक शेर की ताड़। थैंक यू। ये बहुत मतलब ऐसा है, गुस्से वाला है, बट मैं मोहब्बत पे भी बहुत कुछ लिखता हूँ। आपने मोहब्बत बरसा के दहाड़। हाँ, मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब मेरी थॉट्स, मैंने काफी सारी चीजें लिखी। वो लाइन बहुत अच्छी थी, उल्टा गिर के डांस करना सीखा है। दैट वाज एक्चुअली वो मैं एक्चुअल जो मैं गिरा था, गिरे थे आप जो बता रहे थे, वो वाला सीन है। हाउ डज इट फील नाउ? मजे आ रहे हैं। कैश हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अर्थ, स्किन एंड फिटनेस है। तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट, इतने एक्टिव, और आप जो 50 काम कर लेते हो दिन में, जिसका आप पूरा हिसाब भी लगा लेते हो रात को, वो किसको आप क्रेडिट देना चाहोगे? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा मेरे मम्मी पापा को, क्योंकि उनकी वजह से मैं इतना सुंदर हूँ। और मेरी मम्मी की वजह से मेरी स्किन बहुत प्यारी है। मेरी मम्मी की स्किन एक्चुअल बहुत प्यारी है। वो आज भी किसी को कोई क्रीम प्रोडक्ट की उनको जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मुझे नहीं पड़ती। और उसके बाद बताऊंगा कि हाँ, हम लोग जब मैं खुद अर्थ जिम जाता हूँ तो, और मेरे साथ ऐसा है कि मैं रोज सुबह चाहे कुछ भी होता है, मैं डेली 6 से 8 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करता हूँ। और उसके बाद मैं अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं फ्रूट्स सैलेड बगैर खाना नहीं खाता हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ प्रोडक्ट फालतू का मैं यूज़ नहीं करता जो बाहर ऐसे मिलता है, फेयर एंड लवली काइंड ऑफ, और ऐसा फेयर एंड हैंडसम टाइप। और बाकी डांस अपने आप में एक ऐसी दुनिया है कि जब आप 2 घंटे वर्कआउट कर लेते हो ना, तो आपका स्वेट इतना प्यारा निकलता है कि आपकी बॉडी खिल उठती है एकदम से, और बस फिर हो जाता है सब कुछ। तो आपके इतने सारे स्टूडेंट्स टीवी शोज पे आपको, सदा को या फिर टीचर सुमित लखारी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस करते हैं, आपको कैसा लगता है? और आप कभी रियलिटी शोज में या टीवी शोज में क्यों नहीं गए? मैं क्यों नहीं गया इसका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ, मेरे जो स्टूडेंट्स जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी किस्मत में लिखवा के आए, और उनकी कुछ मेहनत है, मैं एक जरिया बन गया उसके लिए। बट हाँ, वो जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं ना, वो एक्चुअल में बहुत मेहनती होते हैं। और यहाँ पर आके जब वो सदा पे आते हैं सीखने के लिए, तो हमारा टारगेट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उनको टीवी रियलिटी शो में पहुँचा दें, उनको स्टार बना दें। हमारा टारगेट कभी भी वैसा नहीं होता है। हमारा टारगेट होता है इसको डांस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसको टेक्निकली पूरा नॉलेज होना चाहिए, और ये इतना तैयार डांसर होना चाहिए कि कभी भी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी जब इसके आके आए तब ये वहाँ पे ढीला ना पड़े। तो इतना हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसी वजह से हम लोग शोज करते हैं अपनी एकेडमी के, उसी वजह से हम लोग वीडियो शूट्स करते हैं, ताकि बच्चों को उन सब चीज़ों का नॉलेज इतना अच्छे से हो जाए कि जब कभी वो रियलिटी शो या किसी भी टीवी शो में जब वो या म्यूजिक वीडियो में जाएं, तो उन्हें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कैमरा एंगल से लेके लाइटिंग कैसे काम करती है, कब कैसा क्या होता है, और डे और नाइट शूट हो तो कैसे अपने स्केड्यूल को मेंटेन रखना है, अपनी डाइट को कैसे फोकस रखना है। तो
और जैसे हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो वो लोग बहुत ज़्यादा सिंसियरली डाइट फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं। उनका एक किट होता है, वो मेंटेन करते हैं उसको, जब डांस एकेडमी वो सीखने के लिए आते हैं। और अभी कोविड के बाद से थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया ये चीज़ें, बच्चे भी आलसी हो गए हैं और वो ग्रिप नहीं बन पा रही। बट हाँ, धीरे धीरे वापस हो जाएगा। मैं अगर पहले की बात करूँ तो पहले तो हर तीसरे महीने हम लोग के शोज होते थे, और उदयपुर में डांस का एक अलग ही क्रेज हम लोगों ने जगा दिया था सबके अंदर। और रही बात मेरी कि मैं किसी रियलिटी शो या कभी क्यों नहीं गया, तो मैं सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। शायद होता तो वो मैं पूरा कर लेता। जब से मैं मुंबई रहा हूँ 2-3 साल, मैंने मूवीज में काम किया है, तो मैं कर लेता अगर करना होता तो मुझे। बट मुझे आज भी वो नहीं है, मुझे लाइमलाइट में आना पसंद नहीं है। मुझे बैक एंड पर रह के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा, मेरा ड्रीम है कि मैं एक अच्छी सी फीचर फिल्म बनाऊं, और मैं उसके लिए अभी भी तैयारी कर ही रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने स्टोरी लिखी हुई है खुद की, और उसके डायरेक्शन के नोट्स और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी है उसकी। बस मैं थोड़ा सा फंड का इंतज़ार कर रहा हूँ उस लेवल पे, और या कमाने का। तो अगर कहीं मुझे फंड रेज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही प्रोड्यूसर बन के उसको बहुत जल्दी ले आऊँगा मार्केट में। आपने बताया कि आपने काफी बॉलीवुड मूवीज में भी डांस कोरियोग्राफी कर रखी है, तो आप कितने लोगों से मिलने का मौका मिला, और आपकी सबसे बेस्ट अभी तक की क्या कोरियोग्राफी या फिर क्या आपका कोई इवेंट सबसे जो फेवरेट रहा है आपका? मैंने राजीव सूती सर के साथ काम किया है, और उसके अलावा भी मैंने फुकरे का जो टाइटल सॉन्ग आया था, फुक फुक फुकरे वाला, वो उनको असिस्ट किया था। तो ये मेरी वहाँ पे रहा था मैंने। और एक बार मैंने एक मूवी थी, अभी मिका बाजी अभी रिसेंट मिले थे मुझे, तो उन्हें भी याद आ गया था। मैं वार्निंग 3D करके एक मूवी आई थी जो नहीं चली थी, उनका एक गाना था जो मैंने मिका बाजी को सिखाया था वहाँ पर मुंबई में। तो ये जर्नी रही है। और बाकी रही बात सेलिब्रिटीज और ऐसे आइकन्स से मिलने की, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, और काफ़ी सारे लोगों के साथ मेरा पर्सनल टच भी है। और तो आपको कैसा लगता है सुमित भैया से, सुमित सर या सडा वाले सुमित भैया, ऐसा कुछ रेफर होके आप कहाँ से आप लोगों के जो एक आपका जो बेस शुरू हुआ है लो रेंज से, जहाँ सब आपको मतलब है ना हम्बली ट्रीट करते थे, वहाँ सब आपको आज एज अ मेंटर ट्रीट करते थे, आपको कैसा लगता है? अच्छा तो लगता है, पर डर भी लगता है, क्योंकि जब आप किसी को एज एन मेंटोर देखने लग जाते हो और आप किसी को एक आइकन की तरह देखने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको सब कुछ अच्छा ही करना है, आपको लोगों के लिए अच्छे एग्जाम्पल सेट्स करने हैं, ताकि लोग उन चीज़ों से सीखें और आगे कुछ अच्छा करें अपने साथ में। और आपकी एक मिस्टेक पे आप बुली भी हो सकते हो, तो एक जिम्मेदारी भी रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ लोगों के सामने, वो चीज़ें मतलब ऐसा कोई मैं गलत कदम ना, गलत चीज़ ना ऐसी करूँ जिससे एक गलत एग्जाम्पल सेट हो लोगों के लिए। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं 10th पास कर पाया। 10th के बाद मैंने करी थी 2005 और 6 में शायद मैंने, और उसके बाद 2014 मैंने 12th ओपन से एग्जाम दिए थे। मतलब 10 साल के बाद 8 साल के बाद मैंने 12th ओपन दिया, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शार्प था और मैं पढ़ नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ फीस। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार है ना, तो बट आज मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, जितने भी डांसर्स से मिलता हूँ मैं डेली, आज भी मेरा रूटीन है कि मैं एक वीक के अंदर कम से कम 30 से 40 डांसर्स अलग अलग नए लोगों के कॉन्टैक्ट में आता हूँ। किसी को क्या काउंसलिंग करनी पड़ती, किसी को क्या जरूरत पड़ती, तो मैं सबको एक चीज़ सबसे पहले एडवाइस करता हूँ। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आप पढ़े लिखे कितने हो। कोई बोलता है 12th में हो, कोई बोलता है ग्रेजुएट में, कोई बोलता है पढ़ाई छोड़ दी। तो जितने भी लोग होते हैं पढ़ाई छोड़ दी वाले, उनको मैं पहले ये शर्त रखता हूँ कि पहले तुम मेरी टीम में या मेरी क्लास में तभी आओगे जब तुम वापस पढ़ना शुरू करोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मैं आज जो मैं हूँ इस 29-30 साल की उम्र में, मैं शायद और जल्दी हो जाता अगर मैं पढ़ा लिखा थोड़ा ज़्यादा होता। तो मुझे जल्दी चीज़ें ग्रैब हो जाती है उस समय। अभी मेरे को सब कुछ सीखना पड़ा स्क्रैच से, एक एक चीज़ पढ़नी पड़ी।
बट ठीक है, पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व रहता है, आपको नॉलेज हो जाता है हर चीज़ का, आप समझ पाते हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बार जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो। तो पढ़ाई मेरी सबसे पहली शर्त रहती है हर डांसर के लिए। मतलब प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन आपको ट्रिक मिल जाता है कि उस चीज से कैसे गो थ्रू करें। एग्जैक्टली। नाइस। लेट्स प्ले अ रैपिड फायर विद यू। ओके। आपका सबसे बेस्ट फोटे क्या है आपका डांस का? कंटेम्पररी। And what is the one forte which you dream to get learned by someone specialized in that field, that forte? मुझे शामक सर बहुत पसंद है, मैं उनको मेरा भगवान मानता हूँ। तो मेरा ऐसा है कि मुझे शामक स्टाइल और मेरा अभी बहुत जल्दी, मैं आपको बोल के प्रॉमिस कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप उदयपुर में शामक सर को हमारे शो में देखेंगे और मैं उनको लाके उन्हीं की स्टाइल उन्हीं को दिखाना चाहता हूँ कि उन्हीं से सीख के। तो ये मेरा एक है। आपकी बेस्ट प्लेस टू गो टू व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड और व्हेन यू आर, वैसे यू आर नॉट स्ट्रेस्ड और डाउन एट ऑल बट स्टिल आपके लोज सब स्ट्रक करते हैं, वेयर इज द फर्स्ट गो टू प्लेस? देखो, ऐसी कोई प्लेस एज सच सबकी होती है कहीं ना कहीं, बट मेरे लिए मेरी माँ वो जगह है। और मैं आज भी पूरा दिन जब काम करता हूँ तो मेरी मम्मी, मुझे याद है, आज भी नहीं सोती है वो जब तक मैं घर नहीं आता हूँ। 2 बज जाए 3 बज जाए, मैं कई बार उन्हें समझा चुका हूँ पर वो नहीं मानती है। तो फ्रॉम लास्ट 20 years मुझे जब से याद है, तो मैं आज भी जब घर जाता हूँ तो मेरी मम्मी सामने वाले सोफे पे बैठती है और मैं इधर बैठता हूँ, या डाइनिंग पे बैठते हैं तो हम वो उधर सामने होती है, मैं यहाँ बैठता हूँ और मैं अपने दिन भर की सारी बातें उन्हें बताता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या बात हुई, किसका फ़ोन आया, ये वो। और वो मुझे एक ही लाइन बोलती है, चल अच्छा है यार, बढ़िया है, और लाऊं क्या, कुछ खाएगा? अच्छा ठीक है। तो यहाँ आके सुमित हो जाता है कूल। मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा दिन का जो स्ट्रेस है या चीज़ें हैं, बातें हैं मेरे अंदर जो शायद तूफान बन के घूमे, वो ऐसे माँ के आगे परोस देता हूँ। और मेरा आज तक का यही स्केड्यूल है डेली। मैं बोलता हूँ कि माँ बाप से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरे लिए तो मेरी माँ सबसे गुड प्लेस है मेरे लिए, और बाकी उनके हाथ की चम्पी मिल जाती तो फिर सब बेस्ट हो जाता है। आपके जो डांस गुरु रहे हैं, जो आप बताते हो, आपको शामक दावा सर आपके आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, और ऋतिक रोशन को आप अपना सबसे फर्स्ट गुरु मानते हो डांस में। ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको आप कभी आपको गेट क्रैश करे तो आप शायद गिर जाओ कि वाओ दैट हैज? वो एक ही है, 2 जने हैं जिनको मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। एक तो विद्युत जामवाल एंड ऋतिक रोशन सर। विद्युत जामवाल सर जो कर रहे हैं वो बहुत ही नेक्स्ट अमेजिंग चीज कर रहे हैं। मुझे आज तक याद नहीं होगा किसी सेलिब्रिटी से फोटो खिंचाने के लिए मैं तड़पा हूँ या मैंने कभी टेंशन ली हो। मैं ऋतिक सर के साथ जो मेरे कैंडिड आए, आई डोंट नो क्या, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहां तक पहुंच भी जाऊंगा। बट हाँ, ये 2 अगर मुझे मौका मिले तो इनके लिए मैं जमीन भी फाड़ दूं। मतलब मैं इनसे मिलने के लिए, मतलब उस लेवल तक मैं क्रेजी हूँ विद्युत जामवाल सर और ऋतिक सर के लिए। क्योंकि आप एक रिनाउंड नेम है इन द सिटी ऑफ लेक्स, सुमित लखारी या सदा, तो आप इमर्जिंग डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या बेटरमेंट ला पा रहे हैं आपकी इस जर्नी से? 2005 में आपकी जो सोलो जर्नी शुरू हुई, तो आप क्या बेटरमेंट कर पाए हैं या फिर आप किस प्रोग्रेस पर हैं उस बेटरमेंट की? सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे, जब मैंने एकेडमी चालू करी थी, डांस का क्रेज था, ऐसा नहीं है नहीं था, बट ठीक है, नॉलेज लोगों में कम था। तो जहाँ भी नॉलेज था इंडिया के अंदर, जिस भी सिटी के अंदर, जिन सेलिब्रिटीज़ के पास या जो डांसिंग आइकन है हमारे, उन सबको हमने कई बार उदयपुर बुलाया है, और ताकि बच्चे उनसे सीखें, उनको देखें, और कई बच्चे उनसे इंस्पायर भी हुए हैं, और हमने बैक टू बैक कई सारी वर्कशॉप्स करी हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने कई सारे कैंप्स, कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते रहते हैं। जैसे हम लोगों की अभी एक राजस्थान डांस एसोसिएशन है, जो इसमें उदयपुर से अलावा भी, मतलब पूरे राजस्थान की करीबन 600 डांसर्स जुड़े हुए हैं उसके अंदर, और काफ़ी सारे रिनॉन्ड नेम, कई सारे सेलिब्रिटीज़ उस ग्रुप के हिस्सा हैं, जिन्होंने DID जीता है, जिन्होंने डांस प्लस वगैरह कई बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं और इंटरनेशनल परफॉर्म कर चुके हैं, वो सब भी उस ग्रुप का हिस्सा है।
तो वो सेलिब्रिटीज और वो जितने भी लोग हैं उसके अंदर, वो सब एक दूसरे डांसर की मदद करते हैं। ये चेन हम लोगों ने अभी चालू करी थी लास्ट कोविड में, तो उसके चलते जितने भी डांसर्स परेशान थे ड्यूरिंग पैंडेमिक, उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो पूरी एसोसिएशन ने मिलके फंड रेज किया, एक वर्कशॉप करी ऑनलाइन, वहाँ से फंड रेज हुआ, वहाँ से, और फिर नहीं होने के बाद भी उन्होंने सब जनों ने अपनी जेब से काफ़ी सारा पैसा मिला के और 500 अराउंड कुछ राशन किट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और अभी रिसेंट भी हम लोगों ने वैभव गुगे सर आए थे उदयपुर में, तो उनकी फ्री वर्कशॉप रखी थी। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग और हमारे लाइनअप हैं उसके अंदर। और उसका मकसद सिंपल सा है इस एसोसिएशन का कि हम सारे डांसर मिलके एक दूसरे डांसर की मदद करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप उदयपुर सिटी में रहते हैं, आप जोधपुर सिटी में गए, आप जयपुर गए या आप बीकानेर चले गए, आप वहाँ पर फंस गए, आपको किसी डांसर या किसी आर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉप, कोई कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके पास आपका एक परिवार है जो आप उसमें एक मैसेज ड्रॉप करोगे और आपको राजस्थान की किसी भी सिटी के अंदर आपको वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये इससे हम लोगों ने फिर हमारा गुजरात डांस एसोसिएशन, तो वहाँ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ उन लोगों से। तो वहाँ भी कुछ भी किसी को काम होता है, जब वो यहाँ पे कोई काम करने आते हैं, अटक जाते हैं। दिल्ली के काफ़ी सारे बड़े कोरियोग्राफर हैं, जो मुंबई के ऐसे कोरियोग्राफर हैं जो उदयपुर जब आते हैं या राजस्थान में आते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम तक उन तक पहुँचाते हैं। तो ये कनेक्शन है, एक परिवार आपका बन जाता है, आप इससे बिजनेस से लेके हर चीज़ अपनी ग्रो कर सकते हो। तो लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है कि सब एक दूसरे को पहचाने, जान सकें और अपना अपना बिजनेस और अपनी चीज़ें आगे बढ़ा सकें। तो जो ये आज की जो ये जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं जो कोरियोग्राफी की तरफ मतलब अपना करियर, अपना पैशन देखती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके अभी तक की 20 इयर्स ऑफ स्ट्रगल, लो फेज, नॉर्मल फेज टू हार्ड हिटिंग, अमेजिंग सक्सेसफुल करियर, आप अपनी जर्नी से एक एक्सट्रैक्ट निकाल कर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या चीज़ देके वो दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाए, अपनी पढ़ाई, अपना प्रोफेशन प्लस चूजिंग डांस एज देयर प्रोफेशन? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि मैं डांसर्स और इन सबको क्या मैसेज देना चाहूँगा, कोरियोग्राफर्स को। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि आप डांसर मतलब आम आदमी, हर आदमी जो चाहे कमर हिला ले, चाहे वो हाथ हिला ले, ढोल पे नाच ले, वो डांसर। सबसे पहले ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा कि बेसिक नाचने वाला भी डांसर होता है। अब आते हैं एज इन करियर, एज इन प्रोफेशनल। आप इस चीज को अगर देखोगे तो आप किसी टीचर से या किसी कोरियोग्राफर से जब आप सीखते हो तब आप डांसर से बनते हो परफॉर्मर, राइट? तो ये एक स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है जो होता है डांसर, सेकेंड स्टेप होती है आपका परफॉर्मर, देन थर्ड स्टेप होती है आपकी टीचर, उसके बाद बनते हो आप कोरियोग्राफर। और ये चीज कई बार मैंने जो देखा है डांसर्स में, वो स्किप कर देते हैं इन सब चीजों को। सीधा डांस कर रहा है, वो सिखाना चालू कर देगा, वो अपने नाम के आगे कोरियोग्राफर लगा देगा। वो ये नहीं समझेगा कि मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो 8th क्लास, 6th क्लास के बाद आप सीधा बोलो मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो वो स्किप हो गया ना आपका जो एक्चुअली नॉलेज है आपका। जब तक आप एक अच्छे परफॉर्मर नहीं हो, और आप सबसे पहले, कुछ कोरियोग्राफर का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना, ग्राफ देना, कोरियो करना, तब किसी चीज को क्रिएट करना और उसको ग्राफ देना। तो कोरियोग्राफर का मतलब ये होता है वो क्रिएटर होता है किसी चीज का। हर किसी में वो गुण नहीं होता है। कोई टीचर अच्छा हो सकता है लेकिन कोरियोग्राफर अच्छा नहीं हो सकता, मतलब क्रिएटर, उसका थॉट प्रोसेस अच्छा हो सकता है लेकिन हो सकता है वो टीचर अच्छा ना हो सकता है परफॉर्मर अच्छे हो पर टीचर अच्छे ना हो, कोरियोग्राफर ना हो। पर लोग क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से इधर उधर घुमा देते हैं। और सबसे बुरी बात क्या होती है, आप स्किप कर देते हो इन सब चीजों को, स्टेप को स्किप कर देते हो कि भाई मैं ये हूँ, ये बनना चाहिए। आप करते हो सीधा यहाँ से 4th स्टेप पे चले जाते हो। तो जब आप ये मिस करते हो ना, तो आप फ्यूचर में धड़ाम से गिरते हो उसमें, क्योंकि आपने टेक्निकली उस चीज को समझा ही नहीं। तो पहले मैं हर डांसर को मैसेज दूंगा, डांसर मीन्स कॉमन मैन। उसके बाद आता है सबसे पहले परफॉर्मर। परफॉर्मर वो होता है जो किसी टीचर से सीख के परफॉर्म करता है, ठीक है। टीचर वो होता है जो कोरियोग्राफर से सीखता है,
कोरियोग्राफर से सीखता है और जिसे सिखाना अच्छा आता है, और जो परफॉर्मर और डांसर को टीच करता है। फिर उसके बाद आते हो आप किसी चीज को क्रिएट करते हो। और दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बुरी बात करते हैं सारे कोरियोग्राफर, जो मैं महसूस करता हूँ, स्टडी नहीं करते। आम जिंदगी में क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं होता। तो आप कंसेप्ट और क्रिएटिविटी लाओगे कहाँ से? आपको कोई कंसेप्ट क्लियर करना है या किसी भी चीज पे आपको बनाना है, कुछ भी कंसेप्ट बनाना है, तो आप जब तक उस चीज की डीप जानोगे नहीं, आप कंसेप्ट क्रिएट कैसे करोगे? तो ये लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं उन चीजों को, ध्यान नहीं देते उन चीजों के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है सबके लिए। तो मैं सबको यही कहूंगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 स्टेप से अपनी तुलना करो कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो। आप टीचर बहुत अच्छे हो सकते हो, लोग आपसे इंप्रेस हो सकते हैं, स्टूडेंट आपसे सीख सकता है, बट आपका दिमाग नहीं चल रहा है, तो आपको कोरियोग्राफर अभी बनना बाकी है। तो अपने नाम के आगे कोरियोग्राफर लगाना बंद करो। बट ये लोग मानेंगे नहीं। ऐसा कौन सा फोर्टे है डांस का जो अभी तक इतना रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन आपका ड्रीम है कि आप अपने स्टूडेंट्स जो कि रियलिटी शोज में फाइट करना चाहते हैं, आप उनके थ्रू एक डांस फॉर्म रिप्रेजेंट कर पाओ नेशनली, इंटरनेशनली? ऐसा कौन सा फोर्टे है जो आप हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था, मतलब समफील करके मेरा खुद का ओन क्रिएटेड एक डांस स्टाइल है, जिसमें एक्रोबैट, जैज और कंटेम्प का मिक्सचर करके मैंने बनाया था। और वो बहुत बड़ी तपस्या है, मतलब उसमें आपको स्टेप्स कोरियो करने के लिए मतलब बहुत टाइम लग जाता है, 6 से 8 महीने। मतलब बहुत एक छोटा सा चंक सीखने में भी उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। तो मैंने कुछ स्टूडेंट तैयार किए थे, बट वो है कि उनसे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाई। तो मैं अभी ऐसे धुरंधर ढूंढ रहा हूँ जिनको मैं सिखा पाऊँ, तो तब तक वो रुका हुआ है। बाकी अगर वो होता तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता किसी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वो उसके काबिल है। और उसको करके मेरा एक स्टूडेंट है, जब वो बहुत छोटा था, प्रणय जोशी, वो एक टीवी रियलिटी शो में समफील लेके गया था, उसको देखते ही पहले राउंड में लोगों ने सेलेक्ट कर दिया था। तो वो चीज़ बहुत यूनिक है। तो बहुत जल्द मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसको कहीं लेके जाऊंगा। So here we end our amazing discussion with Sumit Bhaiya. It was great having you here, and I hope you too enjoyed talking about yourself. From the age of 9 till here, you are doing amazing, and I hope you just keep sharing your talents to everyone around. Everywhere around the world. Of course, मैं सब तरफ फैला दूंगा. Don't worry. So, how about ending this amazing podcast with something created by you? कुछ lines, कुछ amazing line, कुछ motivational quote या फिर कुछ rap या फिर कुछ शायरी. अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, यार सुमित तेरी किस्मत बहुत सही है यार, जो सोचता है वो मिल जाता है, जो मांगता है वो मिल जाता है। और मैं सबको हंसते हुए यही बोलता हूँ, बहुत मेहनत लगी है ऐसी किस्मत बनाने में। एक और है, खुली किताब सा मैं हूँ, पढ़ लो जिसे मन करे, पढ़ना उतना ही जितना समझ सको, जो ना समझे वो आगे चल पड़े। धूल से इमारत को बनाया है मैंने, कितने ही सपनों को संजोया है मैंने। सड़कों पर परछाई बनकर गिरा हूँ, समय बदला फिर से उठकर खड़ा हूँ। सब है तेरे भीतर प्यारे, फिर क्यों बाहर निहारे। खड़ा तो है अपने पैरों पर, फिर क्यों ढूंढे सहारे। गिरे तो खुद ही उठना है, कोई ना आए उठाने। तू है अर्जुन तेरे भीतर, बस एक कृष्ण जगा ले। So thank you so much प्राची, and thank you इंस्पायरो। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि अगर मेरी कोई बात भी अगर किसी तक पहुँच जाए और वो इंसान की लाइफ में थोड़ा सा भी कोई चेंज आ जाए और वो उसके काम आ सके, उसकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सके, और उसके लिए अगर आप लोग जैसे लोग जो जरिया बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड थैंक्स टू यू एंड योर टीम। तो आपका नाम? थैंक यू अंतरिक्ष, इतने टाइम तक शूट करने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए। आई होप आप भी इंस्पायर हुए होंगे 100%। और मैं आप सभी को एक कुछ लाइनें मैंने थोड़े टाइम पहले लिखी थी, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ में। तो वो कुछ ऐसी हैं कि सब है तेरे भीतर प्यारे, फिर क्यों बाहर निहारे। खड़ा तो है अपने पैरों पर, फिर क्यों ढूंढे सहारे।
गिरे तो खुद ही उठना है, कोई ना आए उठाने, तू है अर्जुन तेरे भीतर, बस एक कृष्ण जगा ले। तो ये सभी को मैं कहूंगा कि आप लोग इंस्पायर रहो और इंस्पायर करो, और नहीं हो तो इंस्पायर हो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कई सारे मेरे जैसे मुझसे अच्छे ऐसे आइकन आपको इनके चैनल पे मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें देखें और सबकी लाइफ की अच्छी अच्छी बातें आप लें, उनसे सीखें और अपनी लाइफ को इतना बेटर बना लें कि लोग आपको देख के करें कि यार इस बंदे से इंस्पायर होना है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। एक बार वापस रिपीट करना। आ रहा है, ठीक है? नहीं, इट्स ओके। 3 लड़के की लड़की बनानी। क्यों? ये क्या हुआ, मैं लड़की बन जाता हूँ? क्या चाहिए? प्राउड फील होता है। घर पे तो खाना वो वैसे ही खाता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे बहुत सिखाया। तो हम इस बारे में बात करते हैं। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत लाइटली लेता हूँ। So here we enter. देखा। करो जल्दी। अब लेट हो रहे? नहीं, 1-2 घंटे और लेकिन बात ठीक है। So here we end our musical discussion with our Sunil Bhaiya, Sada and सदा। अरे हाँ, सदा। पर आपने कहा ना बहुत लोग सड़ा बोल रहे हैं। सदा सब अलग अलग है। ठीक है, मजा आया। चल।